अक्सर लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है तो बस वो तो अपने आप अमीर बनी जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। मतलब हकीकत तो ये है कि एक बहुत बड़ी सैलरी भी किसी को बहुत तेजी से कंगाल बना सकती है। हाँ। अगर अगर पैसों को सही से संभालना ना आता हो। हाँ। हम सब स्कूल जाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक सेट सिलेबस होता है। वही तो, जवाब या तो सही होगा या गलत। लेकिन जब बात असल जिंदगी की आती है ना, खास तौर पर पैसों की दुनिया की, तो वो साफ सुथरा सिलेबस अचानक से गायब हो जाता है। कोई हमें ये नहीं सिखाता कि बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे समझना है या अपनी खर्चों पर लगाम कैसे लगानी है। एकदम सही कहा आपने। पारंपरिक शिक्षा हमें पैसा कमाना तो जरूर सिखा देती है, लेकिन उस पैसे को कैसे बचाना है और सबसे जरूरी उसे कैसे बढ़ाना है, हाँ। इस पर पूरी तरह से खामोश रहती है। हाँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की ये बहन चर्चा बहुत बहुत ही प्रासंगिक होने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम इस बात भी गहराई में जाने वाले हैं कि जानकारी को केवल रटने के बजाय उसे असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए, और हमारे पास इसके लिए बहुत ही शानदार स्रोत है। बिल्कुल। हम एक खटाना द्वारा तैयार किए गए लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क का विश्लेषण कर रहे हैं, जो जेनएआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। और इसके साथ साथ हम मास्टरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग के नोट्स को भी देखेंगे। हाँ, हमारा मुख्य लक्ष्य आज यही है कि इस सीखने की प्रक्रिया का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति एक साधारण बचतकर्ता से एक निवेशक कैसे बन सकता है। और सच कहूं तो ये संयोजन बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, पैसों को सही से मैनेज करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी जटिल विषय को असल में सीखते कैसे हैं। सही बात है। और जो लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर मॉडल है ना, वो इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इसके पहले चरण में यानी लर्न टू लर्न में किसी भी कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग तरीकों से दिमाग में डाला जाता है, जैसे विजुअल माइंड मैप्स हो गए या ऑडियो सेशंस हो गए। अच्छा, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे जानकारी सिर्फ एक रटी हुई बात नहीं रहती, बल्कि दिमाग में उसकी एक गहरी तस्वीर बन जाती है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने पर तो खत्म नहीं होती ना। इसका जो दूसरा चरण है टेस्ट एंड स्कोर, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। वो क्यों? क्योंकि ये वो चरण है जहां सीखी गई बातों पर असल में चिंतन किया जाता है, उनका अभ्यास किया जाता है। मतलब जब तक कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में लागू करके उसका परीक्षण नहीं करता, तब तक वो ज्ञान पूरी तरह से उसका अपना नहीं होता। एकदम सही कहा। और यही सिद्धांत सीधे तौर पर हमारी वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि वित्तीय साक्षरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने बस एक किताब पढ़ी और छोड़ दिया। ये असल में जीवन का एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट, थोड़ा और बताइए। देखिए, अगर हम पुराने समय की बात करें तो लोगों के पास पेंशन का एक बहुत मजबूत सहारा होता था। रिटायरमेंट के बाद एक तय रकम हर महीने आती रहती थी, तो कोई चिंता नहीं होती थी। हाँ, वो तो था। लेकिन आज के दौर में वो सुरक्षा जाल तो पूरी तरह से गायब हो गया है। अब आपके रिटायरमेंट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी है। और शायद इसीलिए आज वित्तीय शिक्षा केवल एक विषय नहीं रह गई है, बल्कि एक सर्वाइवल स्किल बन गई है। मैंने नोट्स में एक बात देखी जिस पर बहुत जोर दिया गया है कि युवाओं को यहाँ तक कि स्कूलों या किशोरावस्था से ही पैसों के प्रबंधन की शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब ये शिक्षा सही समय पर नहीं मिलती तो लोग बहुत जल्दी ऋण के जाल में फंस जाते हैं, जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल या फिर बिना सोचे समझे लिए गए लोन, ये पूरी जिंदगी का तनाव बन जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आ रहा है। बताइए। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं, सैलरी आती है पर बचती क्यों नहीं? मतलब महीने की 20 तारीख तक बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? क्या ये सिर्फ अनुशासन की कमी है या हमें बचपन से पैसों के बारे में सही तरीके से सोचना ही नहीं सिखाया गया? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पैसों की कमी हमेशा मुख्य समस्या नहीं होती। असली समस्या होती है सिस्टम की कमी। सिस्टम की कमी? हाँ, जो सवाल आपने पूछा कि 20 तारीख तक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है, ये असल में हमारे टेस्ट एंड स्कोर चरण की विफलता को दर्शाता है।
अगर महीने के अंत में बैंक अकाउंट खाली है तो इसका सीधा सा मतलब है कि खर्चों का कोई परीक्षण नहीं हो रहा है, कोई ढांचा या फ्रेमवर्क नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब लोग बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि महीने के अंत में कुछ जादुई रूप से बच जाएगा, जो कि कभी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो अगर ये समझ आ गया है कि वित्तीय ज्ञान जरूरी है, तो इसे लागू करने का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है यहीं से बजटिंग की शुरुआत होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेमवर्क है 50-30-20 का नियम। 50-30-20 रूल। हाँ, इस सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका गणित असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये नियम अपनी टैक्स के बाद की आय को यानी इन हैंड सैलरी को 3 हिस्सों में बांटने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। पहला हिस्सा है 50%, जो आपकी जरूरतों के लिए होता है। जरूरतों से मतलब जैसे घर का किराया और राशन। बिल्कुल, किराया, राशन, बिजली के बिल या कोई जरूरी दवाइयाँ। दूसरा हिस्सा है 30%, जो आपकी चाहतों के लिए रखा जाता है, जैसे बाहर खाना खाना हो गया, कोई नया गैजेट खरीदना हो गया या वीकेंड पर मनोरंजन। और तीसरा हिस्सा? और सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा हिस्सा, जो बाकी बचा 20% है। यह हिस्सा सीधा बचत, निवेश या किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए जाना चाहिए। ये नियम कोई जटिल अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि ये खर्चों को नियंत्रित करने का एक मानसिक ढांचा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ और एक सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या ये 50-30-20 नियम आज के महंगे शहरों में वास्तव में काम करता है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहता है, जहां सिर्फ एक छोटे से घर का किराया ही आधी सैलरी खा जाता है। वहां कोई 50% में अपनी सारी जरूरतें कैसे पूरी कर सकता है? क्या ये नियम जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब और व्यवहारिक सवाल है। पर देखिए, ये नियम कोई पत्थर की लकीर या सख्त कानून नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। अच्छा। अगर किसी बड़े शहर में रहने के कारण आपकी जरूरतें 50% की जगह 60% ले रही हैं, तो संतुलन बनाने के लिए आपको अपनी चाहतों वाले हिस्से को 30% से घटाकर 20% करना होगा। ओहो, मतलब एडजस्टमेंट चाहतों में करनी है, बचत में नहीं। बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वो जो 20% बचत वाला हिस्सा है, वो किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहे। ये एक तरह का अनुशासन है। समझ गया। और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक और सिद्धांत बहुत काम आता है, जिसे पे योरसेल्फ फर्स्ट या रिवर्स बजटिंग कहा जाता है। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार लगा। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। ये ऐसा है जैसे नेटफ्लिक्स या बिजली का बिल भरने से पहले अपने भविष्य के स्वयं को एक सब्सक्रिप्शन फीस देना। एकदम सही उपमा दी आपने, क्योंकि पारंपरिक सोच हमेशा से ये रही है कि आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत। हाँ, मतलब सैलरी आई, पहले सारे खर्चे कर लिए और जो थोड़ा बहुत बच गया उसे बचा लिया। जो कि कभी काम नहीं करता, क्योंकि इंसान की जरूरतें और चाहतें कभी खत्म ही नहीं होती। तो रिवर्स बजटिंग इस पूरे समीकरण को पलट देती है। ये बन जाता है आय माइनस बचत इक्वल टू खर्च। तो इसका मतलब महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले अपने भविष्य के लिए वो 20% अलग कर दिया जाए। इन्वेस्टमेंट प्लान। पैसा अकाउंट में आते ही अपने आप कटकर निवेश हो जाए, ताकि उसे खर्च करने का लालच ही पैदा ना हो। और जो बाकी बचे, उसी में पूरे महीने का खर्च चलाया जाए। ये असल में लर्न टू लर्न वाले फ्रेमवर्क का वो हिस्सा है जहां हम एक सिस्टम बनाकर खुद को टेस्ट कर रहे हैं। एकदम सटीक तुलना है। लेकिन जब ये 20% पैसा बचना शुरू हो जाता है ना, तो एक नई चुनौती सामने आती है। वो क्या? ज्यादातर लोगों को लगता है कि चलिए पैसा बच गया, अब उसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में सुरक्षित छोड़ देना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, क्योंकि एक अदृश्य चोर लगातार उस पैसे की कीमत को कम कर रहा है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बचत बनाम निवेश की ये जो जंग है ना, ये बहुत गहरी है। और वो अदृश्य चोर कोई और नहीं बल्कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन है। इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मान लीजिए बैंक के सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा 4% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन बाजार में महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है। हाँ, तो कागज पर तो बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है? असलियत में उस पैसे की क्रय शक्ति यानी आपकी चीजें खरीदने की क्षमता कम हो रही है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जो सामान आज 100 रुपए में आता है, वो 6% महंगाई के कारण अगले साल 106 रुपए का हो जाएगा। सही है। लेकिन बैंक में रखे आपके 100 रुपए
4% ब्याज के साथ सिर्फ 104 रुपए ही बनेंगे। मतलब अगले साल उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 2 रुपए कम पड़ जाएंगे। अरे बाप रे। तो पैसा बैंक में सुरक्षित जरूर है, लेकिन उसकी ताकत सिकुड़ रही है। और इसीलिए हमारी चर्चा अब बचत से आगे बढ़कर निवेश पर आ जाती है। निवेश वो ढाल है जो महंगाई के इस अदृश्य वार से हमें बचाती है। मतलब सेविंग का तो सीधा सा अर्थ है पैसे को बस एक जगह रख देना जहां वो स्थिर है। हाँ, जबकि इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को काम पर लगाना ताकि वो महंगाई की दर को पछाड़ सके। और जब पैसे को काम पर लगाने और बढ़ाने की बात आती है तो कंपाउंडिंग के जादू का जिक्र होना तो लाजमी है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग का सिद्धांत वित्तीय दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। इसमें पैसा केवल आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर रिटर्न नहीं कमाता, बल्कि समय के साथ जो ब्याज या रिटर्न मिलता है उस पर भी रिटर्न मिलता है। यानी ब्याज पर ब्याज। हाँ, यह एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। शुरुआत में वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है वो और बर्फ समेटता जाता है और बहुत तेजी से विशाल हो जाता है। इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला गणितीय उदाहरण मुझे याद आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में हर दिन सिर्फ 100 रुपए का निवेश शुरू करता है तो वो उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी संपत्ति बना सकता है जो 40 साल की उम्र में हर दिन 500 रुपए का निवेश शुरू करता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। पर ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना। मतलब 100 रुपए तो 500 रुपए से बहुत कम है, फिर भी संपत्ति ज्यादा कैसे बन सकती है? इसका रहस्य उस समय में छिपा है जो पैसे को बाजार में मिलता है, जिसे अंग्रेजी में टाइम इन द मार्केट कहते हैं। 20 साल के व्यक्ति के पास अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए पूरे 40 साल का समय है, जबकि 40 साल के व्यक्ति के पास सिर्फ 20 साल हैं। तो समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है यहाँ। बिल्कुल, समय वो उत्प्रेरक है जो कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। सही बात है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी जाती है कि संपत्ति इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं बनती जो बस 2 मिनट में उबल कर तैयार हो जाए। ये एक लंबी मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। लोगों में अक्सर धैर्य की कमी होती है, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, और इसी संदर्भ में एक और बेहतरीन उपमा सामने आती है। जब कोई इक्विटी या शेयर बाजार में निवेश करता है तो वो असल में कर क्या रहा होता है? क्या कर रहा होता है? वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर कोई लाल हरा नंबर नहीं खरीद रहा है, वो भारत के महान उद्यमियों जैसे टाटा या बिरला के व्यवसायों में भागीदार बन रहा है। अरे वाह, ये नजारा तो बहुत ही अलग है। हाँ, बहुत ही छोटी राशि के साथ कोई भी व्यक्ति उनकी प्रतिभा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की प्रगति का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकता है। ये नजरिया वाकई बहुत ताजगी भरा है। लेकिन ये बात ही सच है कि जब कोई इस लंबी मैराथन में दौड़ रहा होता है तो रास्ते में कई बाधाएं भी आती हैं। बाजार हमेशा एक सीधी रेखा में तो ऊपर नहीं जाता ना। बिल्कुल नहीं। कभी मंदी आती है, कभी बाजार गिरता है, और आजकल तो डिजिटल दुनिया में फ्रॉड और स्कैम भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इस सब से खुद को कैसे बचाया जाए, मुझे लगता है यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की भूमिका आती है। जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे पहला और बुनियादी नियम है एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना सारा पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा देता है और मान लीजिए बाजार क्रैश कर जाता है तो उसका पूरा पोर्टफोलियो तबाह हो सकता है। तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर बांटना। जैसे कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाया जा सकता है जहां जोखिम थोड़ा ज्यादा है लेकिन कंपनी के विकास के साथ बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। हाँ, और कुछ पैसा बॉन्ड्स में रखा जा सकता है। अच्छा, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स का मतलब है कि असल में आप किसी कंपनी या सरकार को एक तरह से कर्ज दे रहे हैं जिस पर आपको एक तय और सुरक्षित ब्याज मिलता है। यह बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा सुरक्षित होता है। अच्छा, और कुछ पैसा गोल्ड यानी सोने में रखा जा सकता है जो बुरे वक्त में हमेशा एक सुरक्षित पनागाह माना जाता है। बिल्कुल, और इस पूरे सिस्टम को लागू करने के लिए ना आत्मनिर्भर इन्वेस्टर का एक फ्रेमवर्क बहुत कारगर साबित होता है। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स में क्या होता है? इस फ्रेमवर्क के 3 मुख्य स्तंभ हैं: प्लान करें, ट्रैक करें और रिसर्च करें। इसमें खर्चों की एक फाइनेंशियल डायरी बनाने की बात कही गई है। ये डायरी टेस्ट एंड स्कोर का ही एक बहुत व्यावहारिक रूप है और साथ ही गोल लिंक्ड SIP का उपयोग करने का भी सुझाव है। गोल लिंक्ड SIP का विचार तो बहुत ही स्पष्टता लाता है।
इसका मतलब है कि अपने पैसे को किसी लक्ष्य के साथ जोड़ देना। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर 10 साल बाद घर खरीदना है तो उसके लिए एक अलग एसआईपी हो, और अगर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा जोड़ना है तो उसकी एसआईपी अलग हो। इससे पैसे निकालने का लालच कम हो जाता है, क्योंकि हर निवेश का एक नाम और एक उद्देश्य तय होता है। सही कहा। पर देखिए, ये सब तो बाजार के उतार चढ़ाव से बचने की बात हुई, लेकिन आज के डिजिटल युग में खतरे सिर्फ बाजार के गिरने तक सीमित नहीं है। हाँ, डिजिटल स्कैम तो आजकल बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बिल्कुल। इंटरनेट पर डीप फेक वीडियोस और सोशल मीडिया के तथाकथित स्टॉक गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है। अरे हाँ, आजकल कोई भी एक अच्छा सा वीडियो बनाकर खुद को वित्तीय सलाहकार घोषित कर देता है और लोग बहुत जल्दी क्विक रिच यानी रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों के लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई गुप्त टिप उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगी। और यही सबसे बड़ा जाल है। इस जाल से बचने का एकमात्र तरीका है स्वतंत्र रिसर्च। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्रेमवर्क का तीसरा स्तंभ यही कहता है, किसी भी अजनबी व्यक्ति की टिप पर अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई कभी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। सलाह हमेशा सेबी या आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड और प्रमाणित सलाहकारों से ही लेनी चाहिए। लेकिन देखिए, तकनीक के इस दौर में जहां डीप फेक और फ्रॉड बढ़ रहे हैं, वहीं तकनीक का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू भी उभर कर आ रहा है। आप एआई की बात कर रहे हैं? हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। एआई बाजार के विशाल डेटा का कुछ ही सेकंड में विश्लेषण कर सकता है और सबसे बड़ी बात, वो मानवीय भावनाओं जैसे नुकसान का डर या भेड़चाल उसे फैसलों से दूर रख सकता है। इंसान अक्सर घबराहट में शेयर बेच देते हैं, लेकिन एआई सिर्फ डेटा देखता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि तकनीक का उपयोग कहाँ तक सही है, क्योंकि अगर हम इंसानों पर यानी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वे गलती कर सकते हैं या उनके इरादे गलत हो सकते हैं, तो क्या किसी अनजान एल्गोरिदम या एआई पर पूरा भरोसा किया जा सकता है? अरे यही मेरा भी सवाल था। मतलब क्या एआई एक तरह का ब्लैक बॉक्स नहीं है? हमें क्या पता कि उसके कोड के अंदर क्या चल रहा है? क्या आंख मूंदकर एक मशीन को अपने पैसों का नियंत्रण देना समझदारी है? ये डर पूरी तरह से जायज है, और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि एआई कोई जादुई छड़ी या आंखें बंद करके फैसले लेने वाला कोई भगवान नहीं है। एआई को एक टूल या एक बहुत ही तेज कैलकुलेटर की तरह देखना चाहिए। एक टूल की तरह। हाँ, ये भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है, आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का सही समय बता सकता है और आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के आधार पर आपको सलाह दे सकता है। मतलब एआई हमें सही रास्ता दिखा सकता है, विश्लेषण कर सकता है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा हमारे ही हाथ में होना चाहिए। अंतिम फैसला और अंतिम सत्यापन हमेशा आधिकारिक और नियामक पोर्टल्स के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। एकदम सही। एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन खुद को एआई द्वारा इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। सही बात है। और अगर हम इस पूरी चर्चा को वापस लर्न टू लर्न, टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क से जोड़ें तो बात वहीं आकर ठहरती है। जानकारी आज हर जगह उपलब्ध है, एआई भी जानकारी ही दे रहा है, लेकिन उस जानकारी का परीक्षण करना, उसे अपनी समझ की कसौटी पर कसना और फिर उसे लागू करना, ये काम किसी मशीन का नहीं है बल्कि हमारा अपना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं तो हमने ये समझा कि आजीवन सीखना कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका असली मतलब है अपने वित्तीय जीवन को एक सिस्टम में ढालना। 50-30-20 नियम और पे योरसेल्फ फर्स्ट की मानसिकता से एक मजबूत नींव तैयार करना, फिर उस नींव पर कंपाउंडिंग और समझदारी भरे निवेश की इमारत खड़ी करना, जहां आपका पैसा महंगाई के खिलाफ लड़ सके। हाँ, और अंत में डाइवर्सिफिकेशन और सही सलाह के जरिए उस पूरी इमारत को बाजार के तूफानों और डिजिटल स्कैम से सुरक्षित रखना। तो ये एक भ्रमित करने वाले धुंधले परिदृश्य से निकलकर एक बहुत ही स्पष्ट और संरचित वित्तीय जीवन की ओर जाने की यात्रा है, जहां व्यक्ति केवल पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू कर देता है। बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने इसे। शुक्रिया। यह एक बहुत ही सशक्त विचार है, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या?
आज हमने देखा कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी बाधा इंसान की अपनी भावनाएं होती हैं, डर और लालच। और हमने बात की कि एआई इन भावनाओं को पूरी तरह से हटाकर शुद्ध डेटा के आधार पर फैसले ले सकता है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में पूरी दुनिया का वेल्थ मैनेजमेंट, हर एक ट्रेड, हर एक निवेश केवल एआई और एल्गोरिदम द्वारा किया जाने लगे, तो क्या बाजार से इंसानी भावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? ये तो एक बहुत ही गहरा परिदृश्य है। और अगर सच में बाजार से डर और लालच हमेशा के लिए गायब हो गया, तो क्या शेयर बाजार का काम करने का तरीका ही पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? क्या वो धुंधला और अनिश्चित परिदृश्य जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो पूरी तरह से एक ठंडे और सटीक मशीन कोड में बदल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या उस नए बाजार में किसी आम इंसान के लिए मुनाफा कमाने की कोई गुंजाइश बचेगी? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी पूरी वित्तीय दुनिया की दिशा तय कर सकता है। श्रोताओं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।